नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे देश दुनिया के कुछ बड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोशिश ये रहती है कि उस खबर के तह तक पहुंचकर आपको खबर के हर पहलुओं से रूबरू कराऊं। आज हमारा पहला मुद्दा होगा श्रीलंका जैसे ही हालात हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में नजर आने लगा है। शहबाज सरकार ने देश को कंगाल होने से बचाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि कर दी है। हालात पाकिस्तान का बद से बदतर होता जा रहा है। इससे जुड़ी खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपने देश, जहां हम बात करेंगे कि कैसे केंद्र सरकार एक एक कर अपने एजेंडे पर काम कर रही है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो चुका है। अब बारी है समान नागरिक संहिता की। इस पर भी केंद्र की मोदी सरकार काम करना शुरू कर दी है। उत्तराखंड में इसके शुरुआत आज से शुरू हो चुकी है। इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद चलेंगे देवबंद, जहां आज से देश भर के उलेमाओं का सम्मेलन शुरू हो चुका है। यह सम्मेलन ऐसे समय में शुरू हुआ है जब देश में अजान, हिजाब, मस्जिद विवाद अपने चरम पर है। तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। तो हम बात कर रहे हैं कंगाली की ओर बढ़ते अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। इसके पहले आपको दुनिया से आ रही एक और खबर पर थोड़ी चर्चा कर लूं। दरअसल तालिबानी सरकार ने अपने देश यानी अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए बुर्का की अनिवार्यता समाप्त करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यूएनओ के सुझाव को तालिबानी सरकार ने एक सिरे से नकार दिया है। इसके पहले मैंने बताया था कि कैसे तालिबानी सरकार ने पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा को लेकर एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें कहा गया है कि 3 दिन पुरुष और 3 दिन महिलाएं अलग अलग स्कूल कॉलेजों में जाकर शिक्षा ग्रहण करेंगी। इस मुद्दे पर थोड़ी चर्चा इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि ये खबर भी सुर्खियों में बना हुआ है। अब चलिए लौटते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। तो हम चर्चा करेंगे लगातार बदहाली और अस्थिरता के दौर में जाते अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पहले इमरान खान को सत्ता से बाहर करने की कवायद, फिर वित्तीय नासाज होते हालात, ये सब कुछ पाकिस्तान को लगातार बेचैन कर रहा है। हमारे देश की खिलाफत में लगे पाकिस्तान के तानाशाहों को इस बात का होश भी नहीं रहा कि कैसे देश को स्थिर किया जाए। और अब तो ये हालात ऐसे हो रहे हैं कि लग रहा है पाकिस्तान में श्रीलंका पार्ट 2 दोहराने की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। पाकिस्तान के पास महज $12 अरब का विदेशी पूंजी रिजर्व बचा है। इसमें $9.5 अरब तो सऊदी अरब, चीन और यूएई के फॉरेन डिपॉजिट हैं, जिसे चाहकर भी पाकिस्तान सरकार खर्च नहीं कर सकती है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि ये आंकड़ा मैं आपको क्यों दे रहा हूं। यह आंकड़ा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ सके कि पाकिस्तान की हालात कितनी नासाज हो चुकी है। अस्थिरता के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पाकिस्तान की सत्ता पर बेशक इमरान को हटाकर काबिज होने में शहबाज शरीफ कामयाब हो चुके हैं, लेकिन शहबाज के सामने लगातार चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की फौज के साथ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान में चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। ये नज़ारा कुछ वैसा ही है जैसे श्रीलंका में देखने को मिला था। अब देखिए ना, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड यानी IMF की बात की जाए तो पाकिस्तान को कर्ज की अगली किस्त देने से ही उसने मना कर दिया। IMF ने एक सुझाव दिया था। उस वक्त पाकिस्तान में इमरान सरकार थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ाए, बिजली दरों में बढ़ोतरी जैसे उपाय करे जिससे राजस्व हासिल हो सके, सरकार हो। लेकिन इमरान सरकार ने IMF के इस सुझाव को उलट काम करते हुए न केवल पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की बजाय कटौती कर दी, बल्कि बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लेकर एक विकट परिस्थिति खड़ा कर दी। अब IMF साफ तौर पर मना कर रहा है कि कर्ज की अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। शहबाज सरकार के मंत्री IMF के मुख्यालय में 1 हफ्ते तक चिरौरी करते रहे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
हालांकि इन सब के बीच शाहबाज सरकार ने लोगों की कमर ही तोड़ दी है। अचानक पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत में औसतन 30 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तानियों के माथे पर पसीना आ गया है इस फैसले से। पहले जरा आप भी देख लीजिए कि क्या कीमत है पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत की बात की जाए तो पेट्रोल करीब 180 रुपये प्रति लीटर हो गया है अभी। डीजल 174 रुपये प्रति लीटर, केरोसिन की बात कर ली जाए ये 156 रुपये लीटर हो चुका है। लाइट डीजल वहाँ पर 148 रुपये प्रति लीटर के दर से बेचा जा रहा है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में श्रीलंका पार्ट 2 दोहराने की तैयारी नज़र आ रही है। पहले श्रीलंका में भी यही हालात हुए थे, आपको याद होगा अच्छी तरह। कीमतें बढ़ाई गई, पेट्रोल डीजल की भयंकर किल्लत हुई, फिर जो कुछ श्रीलंका में हुआ आप सब ने देखा। अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के कई ऐसे शहर हैं जहां पर पेट्रोल डीजल की बिल्कुल किल्लत हो गई है, वहां पर पेट्रोल डीजल का स्टॉक बचा ही नहीं है। वही श्रीलंका जैसे हालात। अगर समय रहते पाकिस्तान की शाहबाज सरकार भी नहीं सुधरती है तो हालात श्रीलंका की भी वैसी ही होने वाली है। श्रीलंका जैसी ही बदतर हालात पाकिस्तान के होने वाले हैं। पाकिस्तान को देश के हालात सामान्य करने के लिए करीब 2 अरब डॉलर की तत्काल आवश्यकता है, ऐसा जानकारों का कहना है। IMF से पाकिस्तान को कर्ज का 6 अरब डॉलर की तीसरी किस्त मिलनी थी, लेकिन IMF ने उसे भी देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान ने IMF से 8 अरब डॉलर का कर्ज लिया है, जिसमें से 2 अरब डॉलर पिछले इमरान सरकार ने हासिल कर लिया और उसे खर्च भी कर दिया। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मानते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई जाती तो देश कंगाली की ओर चला जाता। हालांकि अभी भी हालात कोई बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं। शाहबाज सरकार यह दावा जरूर कर रही है कि इस बड़ी कीमत के बावजूद करीब 56 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी अभी भी लोगों को दी जा रही है। एक तरफ शाहबाज सरकार देश के डोलती अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान के अंदर चुनाव की नई तारीखों का ऐलान का जल्दबाजी मचा हुआ है। इमरान खान बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द देश में फिर से नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए। 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अब सोचिए क्या होगा बेचारे पाकिस्तान का। भारत को घाटी में अस्थिर करने में जितनी ऊर्जा पाकिस्तान लगाता है, अगर वहाँ की सरकार इतना ध्यान खुद के विकास पर लगाती तो शायद आज ये हालात पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के लिए तो सहयोग का रास्ता भारत की ओर से भी बंद है। सहायता के लिए अभी तक चीन की तरफ से भी कोई पहल सामने देखने को मिल नहीं रही है। IMF ने दरवाज़ा फिलहाल अपने लिए पाकिस्तान के लिए बंद ही कर रखा है। अब सोचिए पाकिस्तान की मौजूदा सरकार किस बुरे दौर से गुजर रही है, अपने ही मक्कड़ जाल में उलझती जा रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास वक्त कम है, शाहबाज सरकार कुछ ठोस कदम उठा ले, वरना वो दिन दूर नहीं जब वहाँ की आवाम सड़कों पर नज़र आने वाली है। और जो मैंने कहा है कि पाकिस्तान में भी श्रीलंका पार्ट 2 दोहराने की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है, वो वाकई हकीकत में नज़र आ जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे अपने देश के ज्वलंत मुद्दे की। मुद्दा ये है कि देश में सामान्य नागरिक संहिता को लेकर कैसे कवायद शुरू की जा चुकी है। क्या कहना है इस पहल पर विरोधी दलों का? क्या कहती है ग्रहों की चाल? कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत? आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। विद्यावारिधि आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए जरा दुनिया से निकलकर हम बात कर लें अपने देश के गरमाए मुद्दे की। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता एक लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है। कई मौके आए जब इसको लेकर अलग अलग संघ प्रमुखों ने समान नागरिक संहिता पर जमकर उसकी मुखालफत की। आपको याद होगा
कि मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में अपने मध्य प्रदेश के दौरे में इसकी ओर इशारा किया था। देश में गोवा में ये व्यवस्था पहले से है, पुर्तगालियों के समय से चली आ रही है व्यवस्था। अब दरअसल अचानक ये मुद्दा इसलिए गर्मा गया कि देवभूमि यानी उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। आज धामी सरकार ने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। इस समिति को कहा गया है कि पूरा अध्ययन करके एक प्रारूप तैयार करे, जिसे सरकार नियमानुसार सारे वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उत्तराखंड में लागू कर सके। अब समझिए इस बात को कि आखिर क्यों और कब कब देश में समान नागरिक संहिता को लेकर कवायद की गई। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कोई हवाई बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 जो नीति निर्देशक तत्वों में आता है, उसमें समान नागरिक संहिता का जिक्र आपको मिल जाएगा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य इस बात को सुनिश्चित करेगा, हर संभव कोशिश करेगा कि पूरे भारत के क्षेत्र में सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता तक पहुंच हो। अब देखिए, थोड़ा इतिहास में ले चलते हैं आपको। समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ कुछ तथ्य है जो आपको इस पूरे मामले को समझने में सहूलियत देगा। सबसे पहले 1985 में साहबानो केस में यूसीसी की बात अदालत ने की। यूसीसी का तात्पर्य यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। 1995 में सरला मुदगल केस में अदालत ने यूसीसी की बात फिर दोहराई। इस तरह के 2 और मामले आए अदालतों में। जेडी बनाम चोपड़ा केस की बात कर ली जाए या वेलमान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस की बात कर ली जाए, इन दोनों में भी यूसीसी पर अदालतों ने जोर दिया। दिसंबर 2021 में बीजेपी के एमपी निशिकांत ने संसद में यह मामला उठाया था कि देश भर में एक समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। अपने यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यूसीसी को लेकर मोदी सरकार को निर्देश दिया था कि यह मामला काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, इस पर केंद्र सरकार को कुछ न कुछ पहल करनी चाहिए। अब समझिए कि आखिर विविधता वाले देश में समान नागरिक संहिता के क्या फायदे हैं और क्या चुनौतियां हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से देश में जाति धर्म से ऊपर एक ऐसा कानून लागू हो जाएगा जो अलग अलग धर्मों के कानूनों की तमाम विषमताओं को दूर करने वाला होगा। मसलन हिंदू पर्सनल लॉ की बात की जाए या मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की जाए, शादी विवाह से लेकर पैतृक संपत्ति के हक, तलाक, ये तमाम ऐसे मामले हैं जो इन कानूनों के तहत अब तक निपटाए जाते हैं। सबके अलग अलग अपने तरीके हैं। मुसलमान भाई शरीयत का हवाला देते हैं। हिंदुओं की बात की जाए तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं, जिसमें 4 तरह के अलग अलग कानून हैं। ईसाई धर्म की बात करें तो वहाँ भी शादी विवाह के लिए भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम जैसे कानून हैं। तलाक को लेकर भी इसी तरह के कानून हैं। अब जितने धर्म उतने ही कानून, उतनी ही परंपराएं और उतने ही पचड़े। किसी को कोई बच्चा गोद लेना है तो उसका अपना तरीका होगा, पैतृक संपत्ति बांटना है तो वह अपने लॉ के हिसाब से काम करेगा। सबके लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। एक अजीब सी खिचड़ी परोस जैसी हालात है। अब अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाता है तो सारे लोगों के ऊपर एक ही कानून लागू हो जाएगा। पहल तो बेहतर है, लेकिन देश में इस पहल को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। ओवैसी जैसे नेताओं ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अभी फिलहाल यूसीसी की देश में कोई आवश्यकता ही नहीं है। बेवजह सरकार इस तरह के मामलों को तुल दे रही है। कांग्रेस का भी अमूमन इसी तरह का राय है। लेकिन इन सब के बीच मोदी सरकार ने तो एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित भी कर दिया है कि यूसीसी को लेकर के 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट को सरकार अध्ययन करेगी। दरअसल इसी विधि आयोग यानी 21वें विधि आयोग जो गठित की गई थी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ही गठित की गई थी और उसने विस्तार से ये पूरा रिपोर्ट तैयार किया है। चलिए आगे क्या होता है ये देखा जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा उत्तराखंड से साफ तौर पर नजर आने लगी है। दूसरे बीजेपी शासित राज्य जैसे गुजरात की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, वगैरह वगैरह ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने पर जोर दिया है। उम्मीद है उत्तराखंड की इस पहल के बाद आपको दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसा ही होता दिखाई देगा।
अब लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, मजबूरी है, जाइएगा कहीं नहीं, लौटता हूँ तुरंत, फिर चलेंगे देवबंद। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हाँ, तो मैं आपको ले चलता हूं देवबंद। दरअसल जमायत उलेमा ए हिंद का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से देवबंद में शुरू हो चुका है। इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए बनती है क्योंकि देश में हालात कुछ ऐसे हैं जिसको लेकर कहा जा सकता है कि माहौल काफी गर्म है। देश में कुछ ऐसे विवाद आ गए हैं जिसको लेकर एक सांप्रदायिक माहौल बनता जा रहा है। हिंदुवादी संगठनों की अति सक्रियता देश में एक अजीब सा माहौल खड़ा कर रहा है। आज देश में अजान वर्सेज हनुमान चालीसा, तो कहीं मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद का माहौल आपस में आपसे छुपा नहीं है। कहीं बुर्के को लेकर विवाद है, तो कहीं हलाल और झटका मीट को लेकर। इन तमाम मुद्दों पर मैंने विस्तार से आपसे पिछले कार्यक्रमों में चर्चा भी किया है। ऐसे माहौल में आज से देश भर के उलेमा देवबंद पहुंचे हैं। जमायत उलेमा ए हिंद के बैनर तले एक 2 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। सम्मेलन में अब तक जो बातें निकल कर आ रही हैं उसे मैं आपसे साझा कर लेता हूं। वहां तमाम मुस्लिम मसाइलों पर चर्चा चल रही है। ज्ञान वापी मस्जिद विवाद से लेकर मथुरा के शाही मस्जिद कुतुब मीनार से लेकर तमाम जगह जो मस्जिदों पर दावेदारी की जा रही है उसको लेकर यहां पर चर्चा कर चल रही है। निगाहें सबकी टिकी हैं क्योंकि इस्लामिक उलेमाओं का ये सबसे बड़ा संगठन है। इस सम्मेलन के पहले दिन इस बात पर चिंता जताई गई। जमायत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि आज देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है। इस्लामिक मसाइल पर चर्चा करते करते मदनी की आंखें भी भर आईं। उसको आपने भी देखा होगा तस्वीरों में, नहीं तो तमाम खबरिया चैनलों पर यह तस्वीर आएगी, आप देख लेंगे। सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि नफरत का जवाब नफरत से कतई नहीं दिया जाएगा। मदनी ने काफ़ी भावुक अंदाज में कहा कि सबको मुसलमानों से सीखना होगा कि कैसे बेइज्जती झेल कर खामोशी रखी जाती है। उन्होंने ये भी लोगों को नसीहत दी कि आग से कभी आग को नहीं बुझाया जा सकता है। सम्मेलन में ये कहा गया कि मुसलमानों को अपने ही देश में पराया बनाया जा रहा है, नफरत फैलाने वाले देश विरोधी हैं। इस बात पर भी तमाम उलेमाओं ने एक मत राय रखी। हालात बेशक नासाज हैं, लेकिन अक़लियतों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एक तसल्ली देने की भी कोशिश हुई इस मंच से। दरअसल इस वक्त देश का माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है। छोटे छोटे बातों का इस तरह से बतंगड़ बनाया जा रहा है। अफवाहों के जरिए माहौल में जहर घोलने की हर संभव कोशिश हो रही है। अफवाहों को समझिए। अफवाह से मुझे याद आ गया एक वाकया। अजमेर शरीफ के इतिहास में हम नहीं जाएंगे, तमाम तरह की विवादित बातें आपको गूगल देवता बता देंगे। लेकिन मैं देख रहा था कि एक अफवाह फैलाई गई कि अजमेर शरीफ के भवन में स्वास्तिक जैसा एक चिन्ह नजर आया है। तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी जोर शोर से वायरल हुई। एक नेता ने ट्विटर से लेकर फेसबुक तक पर यह दावा कर दिया कि अब इसका भी सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद की तरह होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कैसे यह पूरा मामला महज एक अफवाह निकला। दरअसल जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी या जो तस्वीर मीडिया में जारी की गई थी वो अजमेर शरीफ के भवन की थी ही नहीं, बल्कि वहाँ से दूर 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का एक ऐतिहासिक भवन है। उसके टूटे फूटे खिड़कियों के बने झरोखे से वो तस्वीर निकल कर सामने आई। उलेमा चिंतन कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठन पूरे आक्रामक मूड में हैं। ऐसे में हमें ये जरूर देखना होगा कि बातें ही केवल देश की एकता की न हो, बल्कि उस पर सियासतदानों से लेकर सरकारों को अमल भी करना होगा। हमारी देश की खूबसूरती है इंडो इस्लामिक संस्कृति। इसे बचाए रखने की भी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, सबको जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर राज धर्म का ही पालन करना होगा।
तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। बस आज यहीं तक। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी, हमें अपना फीडबैक हमारे फेसबुक ट्विटर अकाउंट पर जरूर दें। आपका सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए मायने रखता है। मिलते हैं आपसे कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।